वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ हाज़िर हूँ। हम इस प्रोग्राम में आपके जो भी कानूनी मसाइल हैं उनके हल के लिए आपको मशवरा देते हैं। अगर आपका कोई मसला है जो आपके किसी इमिग्रेशन के हवाले से है, फैमिली लॉ के हवाले से है या सिविल लिटिगेशन के किसी और मसले के हवाले से है और आपका केस कोर्ट में या होम ऑफिस के साथ पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको जो स्टूडियो का नंबर है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने कानून के जो अपने मसाइल हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपके सवालों को जितनी जल्दी और आसान तरीके से आपको समझाया जा सके और आपको एक जो जवाब है वो दिया जा सके। लेकिन अगर आपको किसी वजह से हमारा तसल्ली बख्श जवाब जिस तरह से आप चाहते हैं वो ना मिल सके, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि आपको प्रोग्राम के दौरान में आपको हमारा ईमेल एड्रेस भी नज़र आएगा, जिस पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीनस टीवी की वेबसाइट पे जाकर भी हमें अपने सवाल जो है वो हमें ईमेल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो आपके जो सवाल हैं उनको जवाब दिए जा सके। इस वक्त जो रिसेंट जो इमिग्रेशन में चेंजेस हैं वो तो वही हैं जो लास्ट अक्टूबर में आई थी, और इसके अलावा अभी कोई रिसेंट चेंज नहीं आई। लेकिन इसके अलावा जो बच्चों के हवाले से केसेस हैं वो स्टिल वो ऑनगोइंग हैं। ह्यूमन राइट्स के जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हो रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है जो कि पार्लियामेंट में तकरीबन लास्ट मंथ उन्होंने पेश किया। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यूके में तो हैं लेकिन वो अपना कोई ह्यूमन राइट का क्लेम जो है वो अभी पुट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी कि अगर आप यूके में हैं और अगर आप डिटेन हो जाते हैं किसी स्टेज पे, आपको जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको ओवर स्टे की बेस पे या आपके इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से आपको अरेस्ट करती हैं, डिटेन करती हैं, तो उसके बाद आपका जो ह्यूमन राइट का क्लेम है वो नहीं सुना जाएगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उन सब लोगों को जो कि अभी जैसे लोग बाज़ का डिटेन हो जाते हैं तो अपना ह्यूमन राइट का क्लेम डाल देते हैं कि जी हमारे ये ह्यूमन राइट्स हैं, उसकी बेस पे आप हमें हमारा जो केस है वो सुना जाए। तो उससे अथॉरिटीज़ को जो लोगों को डिपोर्ट करने में प्रॉब्लम पेश आती है, जो उनको रिमूव करने में प्रॉब्लम पेश आती है। तो गवर्नमेंट इस तरह की लेजिस्लेशन ला रही है कि वो तमाम लोग जो यूके में तो हैं लेकिन वो अपना स्टेटस रेगुलराइज नहीं करवा रहे या नहीं करना चाहते या उनके कोई प्रॉब्लम है, तो उनको बाद में जो राइट्स हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे स्टेट जो है वो उनको सिंपली रिमूव कर सकेंगे और उसके बाद जो है वो अगर उनको राइट ऑफ अपील भी है तो वो आउट ऑफ कंट्री राइट ऑफ अपील मिलेगा। इसी तरह जो विजिटर्स जो हैं उनको जो जैसे फैमिली के हवाले से या कि उनके जो अपील राइट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो उनकी एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनको हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन करनी पड़ती है अपने जो केसेस हैं उनके सिलसिले में। एक और जो प्रॉब्लम आती है लोगों को अक्सर वो ये होती है कि वो ओवरस्टे हो जाते हैं लेकिन उनका ह्यूमन राइट का एक बड़ा अच्छा क्लेम तो रिफ्यूज़ हो जाता है लेकिन उसके साथ राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं मिलता। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें कुछ लोगों ने 14 ईयर्स की बेस पे या 20 ईयर्स की बेस पे या अपने ह्यूमन राइट्स की बेस पे एप्लीकेशन की और उनको राइट ऑफ अपील नहीं मिला। तो ऐसे तमाम केसेस जो हैं उनके लिए जो बेहतर ऑप्शन होती है वो ये होती है कि वो अपने जो हाई कोर्ट में जो केस है उसको लेके जाएं और उसकी बेस पे उन्होंने उनको राइट ऑफ अपील भी मिल जाता है और उसके बाद उनके जो फेवरेबल डिसीजन है वो भी उनके हक में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं देखते हैं कि हमारी आज की पहली कॉल पे कौन है। हेलो हेलो जी। मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी। मेरे पास इंडेफिनिट स्टे है और मैंने लाइफ एंड यूके टेस्ट पास किया है। अभी नेशनैलिटी के लिए मैंने अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैंने और कुछ तो पास नहीं करना होगा लाइफ एंड यूके के, वही यूज़ कर सकेंगे हम? जी थैंक यू वेरी मच। जो अक्टूबर से पहले अगर आप लाइफ इन नेशनलिटी अप्लाई करती तो आपको जो लाइफ इन द यूके टेस्ट है उसी की बेस पे आपको नेशनलिटी मिल सकती थी। लेकिन अगर आपने जैसे अभी अप्लाई करना है तो आपको लाइफ इन द यूके के साथ B1 का जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्पीकिंग और लिसनिंग का जो टेस्ट है वो भी पास करना पड़ेगा। अगर आप वो पास नहीं करती तो आपकी एप्लीकेशन को जो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये करना था कि एक फ्रेंड का क्वेश्चन है मेरे, वो 10 साल हो गए हैं उसको लॉन्ग रेजिडेंस की अप्लाई करना है। उसका 7 साल तो एज स्टूडेंट था और 3 साल उसका एक फ्रेंच लड़की थी, उसके साथ उसकी शादी हुई, बाद में वो सेपरेट हो गए, डिवोर्स नहीं हुई लेकिन सेपरेट हो गए। तो अभी उसने अगर लॉन्ग रेजिडेंस अप्लाई करना है तो उसको उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाने पड़ेंगे? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको साथ लगाने पड़ेंगे?
जी ओके, थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग रेजिडेंस में बेसिकली आपका जो पासपोर्ट है वो सबसे बड़ी एविडेंस है कि जब आप किस डेट को यूके में फ़र्स्ट टाइम एंटर हुए हैं और उसके बाद आपकी जो लीव है वो कंटिन्यूड है। कंटिन्यूड लीव में ऐसा है कि जब आप कंट्री से बाहर भी जाते हैं और आपके पास लीव टू रिमेन है और आप उसी लीव में वापस भी आ जाते हैं, तो आपकी लीव जो है वो कहीं किसी स्टेज पे ब्रेक नहीं होती, यानी उसमें कोई पीरियड ऐसा नहीं आता कि जी ये लीव ब्रेक हो गई और आपको नया वीज़ा लेना पड़े और आपकी 10 ईयर्स दोबारा से स्टार्ट हो। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ पेश नहीं आई कि आपने आपकी सारी लीव जो है आपने यानी नेक्स्ट एक्सटेंशन अपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई कर दी थी और उसके एप्लीकेशन के नतीजे में आपको जो थी एक्सटेंशन मिल गई थी, तो आप 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 10 साल फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आप एंटर हुए थे उस वक्त तक, और जब आप अप्लाई करना चाहते हैं उस वक्त मुकम्मल हो जाते हैं, तो आप 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मेनली आपको जो आपका पासपोर्ट है वो भेजना पड़ेगा साथ में। एक्स्ट्रा एविडेंस के तौर पे अगर आप जैसे जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास पिछले 5-10 ईयर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई एविडेंस आपके पास है कि आप यहाँ यूके में रह रहे हैं, तो आप वो साथ लगा सकते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका पासपोर्ट है। इसके अलावा आप अपनी जो रीसेंट बैंक स्टेटमेंट है या अपने जो आपकी पे स्टेटमेंट्स हैं वो लगा सकते हैं, और उसकी रीज़न ये होगी कि आप इंडेफिनेट के बाद आप जो स्टेट बर्डन है वो नहीं बनेंगे, आप पब्लिक फंड्स नहीं लेंगे, तो इसकी बेस पे आपको इंडेफिनेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये है कि मैंने शादी की थी, यहाँ से 4 साल हो गए, मेरी मैरिज रजिस्टर हुई थी, FLRO की एप्लीकेशन की थी, मेरे पास वीज़ा नहीं था जब मैंने शादी की थी, और मुझे रहते हुए 9 साल से हो गए, ऊपर हो गया टाइम। जी जी। और मैंने मेरा सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया था शादी के, जब COA जब निकला था ना, सर्टिफिकेट अप्रूवल ऑफ मैरिज जब लिए थे, तो उस वक्त मैंने लिया था ये सर्टिफिकेट। तो शादी हमने करने के बाद अब मुझे 4 साल हो गए, हमने एप्लीकेशन डाली पहले FLRM के नाम से, वो रिफ्यूज़ होती गई, वो चलता रहा केस। फिर मैंने पहले FLRO डाल दी थी, ये 2012 में, 2012 जुलाई से पहले, 9 जुलाई से पहले डाल दी थी। तो वो साल के बाद एप्लीकेशन अभी रिफ्यूज़ हुई है, और उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील नहीं दिया, और मैंने प्री एक्शन भी किया था, और फिर मैंने JR के लिए डाल दिया केस। तो अभी उन्होंने टाइम मांगा है बीच में, वो 2 दफ़ा मेरे ख्याल से उन्होंने टाइम का जो बीच में प्रोसीजर होता है ट्रेजरी सॉलिसिटर्स का और आपस में आपके जो दूसरे सॉलिसिटर होते हैं, तो उसमें उन्होंने टाइम मांगा है। मुझे अभी पूछना था कि मेरी जो मैरिज है, ये 4 साल का जो टाइम पीरियड गुजरा है, और मुझे पर जो मेरी वाइफ है ब्रिटिश सिटीजन है, और मतलब वो जॉब नहीं कर रही थी, उनकी इलनेस से, बीमारी को मैंने लेटर वगैरह डॉक्टर्स के लगाए थे उनको साथ, लेकिन उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आप पीछे जाके पाकिस्तान भी वाइफ के साथ आप जाके रह सकते हैं, और पीछे मतलब आप चले जाएं रहने के लिए साथ में, वाइफ को भी कहा उन्होंने वो जा सकते। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो तो उधर से पिछले 30-35 साल से इधर ही हैं, वो यहीं पे, मतलब उन्होंने काफ़ी अरसे से यहीं पे रह रही हैं, तो उनका जाना क्या ठीक रहेगा? एक चीज़ है कि वो जाने के लिए तैयार नहीं है मेरे साथ पीछे पाकिस्तान, और वो वेस्ट बेसिकली इधर की पीछे पाकिस्तान ओरिजिन की नहीं है, वो मॉरिशस ओरिजिन की है। ओके, तो इसका क्या हल हो सकता है? एक चीज़ कि ये इसका आउटकम क्या हो सकता है इस एप्लीकेशन का? तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इस एप्लीकेशन को बीच में लटकाए हुए, काफ़ी टाइम से। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। अब पहली बात तो ये है कि आपके जो सोलिसिटर है, अगर मेरे ख्याल में आपके केस पे एक्ट कर रहे होंगे, तो उनको चाहिए कि वो आपके लिए एक मैंडेटरी डायरेक्शन जो है हाई कोर्ट से लें कि इनको जो है वो रिमूवल डायरेक्शन जो है वो इशू की जाए, या आप अपने तौर पे जो GR करने से पहले आपको भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी कि आप UKBA को पुश करते हैं इस बारे में कि वो आपके केस को रिकन्सिडर करें, और अगर वो रिकन्सिडर करते हुए स्टिल आपके केस को रिफ्यूज़ करते हैं और आपको लीव टू रिमेन ग्रांट नहीं करते, तो एटलीस्ट वो आपको राइट ऑफ अपील दें या आपके खिलाफ रिमूवल डायरेक्शन दें। राइट ऑफ अपील और रिमूवल डायरेक्शन का जो एडवांटेज है उसमें यह है कि आपको राइट ऑफ अपील मिलता है, और आप ट्राइब्यूनल में जाके अपना जो एक तो मैरिज का केस जो था इमिग्रेशन रूल्स के तहत वो कंफर्म करवाते, और उसके अलावा अगर इमिग्रेशन रूल्स में किसी स्टेज पे आप वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे होते, तो कम से कम आप ह्यूमन राइट की बेस पे जो आपकी शादी की हुई है उसकी बेस पे कोर्ट फेवरेबली आपको ये डिसाइड करती कि इनका यहाँ से जाना जो है वो इनके ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ है। जैसे आपने सारी सर्कमस्टांसेस बताए कि आपकी वाइफ की इन सर्कमस्टांसेस के तहत यहाँ पे रह रही हैं, वो ब्रिटिश हैं, उनका और आपका
जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है और उसके उनके लिए आपके साथ पाकिस्तान जाना या आपका यहाँ से मॉरिशस जाना वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। और ये होता है कि रीलोकेट होने से सिर्फ ये नहीं है कि आप इमिग्रेशन पर्पसेस के हवाले से रीलोकेट हो रहे हैं। एक जो ब्रिटिश सिटीज़न है या एक यूरोपियन सिटीज़न है वो उन तमाम सहूलतों से महरूम हो जाता है जो उसको रीलोकेट होने में हो सकती हैं। अगर वो यहाँ से मॉरिशस या यहाँ से पाकिस्तान रीलोकेट होती हैं तो वो तमाम सहूलतें जो एक ब्रिटिश सिटीज़न को यहाँ पे मिल रही हैं उनको वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस जो और भी फैक्टर्स होते हैं जो जिनको कोर्ट जो है वो कंसिडर करती हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप होम ऑफिस को इस चीज़ पे पुश करें कि वो या तो आपको राइट ऑफ अपील दें या आपके खिलाफ रिमूवल डायरेक्शन दें जिसकी बेस पे आपको जो वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जा सके। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी सर, काइंडली मुझे प्लीज ज़रा तफसील से जवाब दीजिएगा। एक्चुअली मैं आया था 2011 में इधर स्टूडेंट वीज़ा, तो मैंने EEA नेशनल से शादी की थी 2011 में और मैंने फरवरी 2012 में अपनी एप्लीकेशन इनको भेजी और उन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दिया। उसमें मुझे काम की भी इजाज़त मिल गई। आफ्टर 6 मंथ जब वो कंप्लीट हुए तो मुझे उन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया कुछ। मैंने 3 रिमाइंडर भी उनको भेजे। उसके बाद मैं MP के पास गया, MP ने उनको कॉल की, फिर उन्होंने कहा कि ये हमने इसको पोस्ट कर दिया हुआ है इसका जो डिसाइड करके केस, तो मगर मुझे नहीं मिला। उन्होंने फिर दोबारा मुझे इस साल अप्रैल में जो है ना वो उसकी एक कॉपी फिर भेजी और साथ राइट ऑफ अपील का भी दिया। वो एक्चुअली उन्होंने रिफ्यूज सब इसलिए किया, मेरी वाइफ ने जॉब चेंज कर ली थी और हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तो उसके बाद मैंने एक सोलिसिटर हायर किया, उसने फिर नया केस डाल दिया बजाय कि अपील करें। उसने फिर नया केस डाल दिया, फिर एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया 6 मंथ का और इसमें मुझे काम की इजाज़त नहीं दी उन्होंने सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स होल्ड कर लिए थे, अपने पास रिटेन कर लिए थे, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, एवरीथिंग। तो मैंने पूछना ये है कि अब वो भी डिसीजन आ गया। उन्होंने फिर इंटरव्यू हमसे लिया 2 मंथ्स अगो, मैरिज इंटरव्यू, और मैरिज इंटरव्यू में 114 क्वेश्चन पूछे जिसमें 95 तकरीबन मैच करते हैं और उन्होंने अब फिर रिफ्यूज करके भेज दिया कि आपका मैरिज ओरिजिनल नहीं है और हम तकरीबन 2.5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं और 2 साल हमारी मैरिज को भी हो रहे हैं ये दिसंबर में। तो मैं पूछना ये चाह रहा था, अब मैं उन्होंने फिर राइट ऑफ अपील दिया, अपील में जाऊं यहाँ के फिर नया वो सोलिसिटर कह रहा है केस करें। तो ये आप जरा मजीद बताइएगा क्या मुझे करना चाहिए, और अगर अल्लाह ना करे अदालत ने वो रिफ्यूजल फिर हो जाती है वो अपील, तो क्या मेरा वो नेक्स्ट मुझे करना चाहिए और क्या होगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनल मैरिज की है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सी सिचुएशन होती है बहुत सारे लोगों के लिए कि वो जेन्युइन शादी करते हैं या उनकी जैसे आपकी पहले भी एक कॉल आई थी कि लोगों ने शादी की और वो वीज़े को रिफ्यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो एक बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी सिचुएशन हो जाती है क्योंकि आपके पास राइट टू वर्क भी नहीं है, काम नहीं कर सकते तो ज़ाहिर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और आपको जो बाकी जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इसीलिए अब हम कोशिश करते हैं कि अपने जो हमारे अपने क्लाइंट हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, उनको एक अच्छा मशवरा दें ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी सॉल्व हों। जहाँ तक आपके मसले का हल है तो बेहतर तो यही है कि जो आपके सोलिसिटर आपको आपके भी केस पे एक्ट कर रहे हैं वो आपको इस सिलसिले में बेहतर एडवाइस कर सकते हैं कि जी आपके केस के मेरिट्स क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप जेन्युइन आपकी शादी हुई है और आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं तो आपके पास से एक काफ़ी सफिशेंट एविडेंस होगी एक जेन्युइन रिलेशनशिप की। तो मेरे ख्याल में तो आपके लिए कोर्ट में जाना बहुत बेहतर है। वो तमाम सवाल जो अगर किसी स्टेज पे कोई जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा जो थे वो तो मैच करते थे और अगर कहीं पे कोई एक आध मैच नहीं भी करता तो इट डजंट मीन दैट कि आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में नहीं हैं। जेन्युइन रिलेशनशिप का मतलब है कि आप एक एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं और आपका वो जो रिलेशन है वो किसी और पर्पज़ के लिए नहीं है, सिर्फ ये एक जेन्युइन जो पर्पज़ है उसके लिए है। तो आप कोर्ट में जाओ यार, मेरे ख्याल में आपको एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। आप अपने कोर्ट में जाने से पहले अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। आपके जो एड्रेस के और जो कॉरस्पॉन्डेंस है उनको आप सही तरह से मैनेज करके कोर्ट को बताएँ और आपको ह्यूमन राइट की बेस पर आपका केस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी सर। हेलो
जी जी, आपकी कॉल मिल गई है। Yeah, I've got two questions basically. Okay. I've got my clearance in December Sorry? 2008, and I came to UK in 2009 Okay. on the 29th of January. So basically, this December it's going to be 5 years that I'm in UK. Okay. When can I apply for premium service? What is your current status? Are you on work visa or? I'm on a work visa. Okay, so usually work visa के लिए ये है कि you can apply for a permanent residence after 5 years of completing the 5 years work visa. So as soon as you complete the 5 years period and you are still in the job and your employer still requires you to be in the job, then you can apply for the permanent residence. Thank you very much for your call. चलते हैं next call की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने इससे पहले भी कॉल की थी आपको। असल में मुझे सितंबर में इंडेफिनिट स्टे मिली है जी, और मैंने यूके लाइफ एंड यूके टेस्ट पास भी किया है। इस सितंबर में मिली है आपको? था। तो नेक्स्ट ईयर मैंने के लिए अप्लाई करना है। जी जी। तो मुझे फर्दर कोई और टेस्ट पास करना होगा कि यही लाइफ एंड यूके टेस्ट ही साथ में हो अटैच करना पड़ेगा? जी, मैंने आपको पहले भी जवाब दिया था, फिर दोबारा से बता देता हूँ। लाइफ इन द यूके के साथ साथ जो नई एक रिक्वायरमेंट आई है वो है B1 की, कि आपको B1 का भी इंग्लिश जो टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। एक अनदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जिसको आपको पास करना पड़ेगा B1 लेवल पे लिसनिंग और स्पीकिंग में। तो आपको लाइफ इन द यूके के साथ वो एक एक्स्ट्रा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी अपने साल के बाद अप्लाई करना है, तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि अप्लाई करने से महीना या 2 महीने पहले आप किसी अपने करीबी सॉलिसिटर से, या अगर हम ये प्रोग्राम कर रहे हुए तो आप हमें भी सवाल कर सकती हैं। तो उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा अर्ली होगा आपके लिए अभी से प्रिपेयर करना, क्योंकि अभी स्टिल आपके पास मेरे ख्याल में 8-9 महीने का टाइम है जिसमें आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो मुमकिन है कि रूल चेंज हो जाए, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये आप उसके हिसाब से पूछ सकती हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास एट द मोमेंट इंडेफिनिट स्टे है यहाँ पे, और अप्रैल में मैंने अप्लाई करना है फॉरेन नेशनलिटी के लिए। तो अभी मैं अनश्योर्ड गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मुझ पे 6 बैंड लग गए हैं। तो अभी मैं ये पूछना था कि मैं जब अप्रैल में अप्लाई करूँगा नेशनलिटी के लिए, तो क्या इसका असर मेरी नेशनलिटी में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो किस तरह मैं अपने आप को सेव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ। आपकी जॉब की नेचर क्या है? डिफेंस नहीं है। आपकी जॉब किस तरह की जॉब कर रहे हैं आप? मैं जी एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ, और मैं तकरीबन मेरी आफ्टर टैक्स मेरी 300 पे मुझे मिल जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो नेशनलिटी के लॉज हैं उसमें एक, जहाँ तक आपकी रेजिडेंस का ताल्लुक है कि आप इतना अर्सा से यहाँ पे रह रहे हैं और इंडेफिनेट तो आ रहा है आपके पास, और इंडेफिनेट के बाद आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पे एक जो अदर रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गुड करैक्टर की, कि आपका करैक्टर बहुत अच्छा है और आपके यानी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, आप यहाँ पे जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो किसी ऐसे शख्स को नेशनलिटी देने के हक़ में नहीं होते जिनका करैक्टर ये हो कि वो इंडेफिनेट से पहले ही इस तरह की ब्रीचेस करते हैं कि जो उनके लॉज को तोड़ते हैं या उनके लॉज को ओबेज नहीं करते, और कहीं पे वो जो लूप होल्स हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसका हो सकता है कि आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन जो है उस पर इसका नेगेटिव असर हो, अनटिल कि आप उनको कोई अच्छी रीज़न दें कि किन रीज़न्स की वजह से आप जो थे आपसे ये प्रॉब्लम हुई है, क्या ये अनइंश्योर्ड गाड़ी थी और आप किन सर्कमस्टांसेस में चला रहे थे, ये वन ऑफ थी या आप परसिस्टेंट ऑफेंडर्स तो नहीं है कि आप जिन्होंने पहले भी पकड़े गए हों बाद में फिर पकड़े गए हों अनइंश्योर्ड पे। तो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है तो मुमकिन है वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दें और आपको नेशनलिटी ना दें। लेकिन अगर आप वन ऑफ आपको रीज़न हुई है और वो एक अच्छी रीज़न है कि आप जैसे किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है और किसी बच्चों को स्कूल लेके जाना है इमरजेंसी में, या कोई इस तरह की सिचुएशन है, तो मुमकिन है वो इसको वेव कर दें। लेकिन जैसे आपने बताया कि 6 पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन फॉर द टाइम बीइंग रिफ्यूज़ करेंगे, और मुमकिन है कि वो कोई साल 2 साल की आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दें कि आप साल या 2 साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अब वो इस दौरान में बेसिकली उन्होंने चेक ये करना होता है कि आप परसिस्टेंट तो नहीं है, आप ये ऑफेंस जो दोबारा तो नहीं कर रहा है, और अगर आप नहीं करते तो उसके बाद अब आपको नेशनलिटी दे देंगे। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये नेशनलिटी के मतलब एक छोटा सा सवाल था, अपना जो ट्रैफिक ऑफेंस है ना, इस हवाले से ये जो स्पीडिंग पॉइंट होते हैं, ये जो इसके ऊपर देते हैं, वो क्या कहते हैं इसको, प्लेंटी पॉइंट्स जो होते हैं, ये क्या नेशनलिटी को ये अफेक्ट कर सकते हैं? और एक दूसरी चीज़, ये जो पार्किंग टिकट होते हैं, क्या ये भी अफेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब मैंने ये यहाँ पे लोकल काउंसिल वाले को फ़ोन किया, वो नेशनलिटी, वो जो चेकिंग सर्विस है उनके लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास, आपको अगर 2 से ज़्यादा अगर वो लगे हुए हैं पार्किंग टिकट्स, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। जबकि मैंने जब वो होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर चेक किया, तो वहाँ पे क्लियरली वो लिखा हुआ है कि ये नॉर्मली ये चीज़ें नेशनलिटी की जो एप्लीकेशन है इसको अफेक्ट नहीं करती। इस सवाल से अगर थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। 2 तरह के जो मेनली ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं, उसमें एक तो यह है कि आप अनइंश्योर्ड चला रहे हैं, तो वो एक ऑफेंस है, उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल भी होता है और आपको वहाँ से कन्विक्शन भी होती है और पॉइंट्स वहाँ पे लगते हैं आपको कुछ। लेकिन पॉइंट्स ऐसे जैसे स्पीडिंग का आपने कहा, और वन ऑफ हो सकता है कि किस वजह से आपको ज़्यादा स्पीडिंग करनी पड़े। अगर 50 की स्पीड थी और वहाँ पे आप 60 पे चला रहे थे और आपको साइन बोर्ड वगैरह नज़र नहीं आया, तो आप मुमकिन है आपने कर रही है। पार्किंग पे जो है वो ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपकी नेशनैलिटी को चैलेंज करे कि जी आपने पार्क गलत कर दिया और उसकी वजह से आपकी नेशनैलिटी जो है वो डिले कर दे। पार्किंग पे बाकायदा से चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस आप पे कर सकते हैं। पार्किंग जो फाइन्स हैं वो नेशनैलिटी की एप्लीकेशन को इफेक्ट नहीं करते। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये मैंने पता करना, मैं टियर 1 पे हूँ, अभी मुझे सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है। जी जी। तो ये जो इंग्लिश टेस्ट है स्पीकिंग और लिसनिंग वाला, जी जी, तो मुझे भी पास करना, क्योंकि मेरा तो जो डिग्री है वो बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट है, ये यूके नेरिक ने बताया हुआ है। थैंक यू जी। एक तो लाइफ इन द यूके आपने लाजमी पास करना है, ये याद रखें। उसके अलावा अगर आपने डिग्री की हुई है तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप B1 इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे, या आपके पास यहाँ से डिग्री हो, या आप मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हों, तो आपको B1 करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लाइफ इन द यूके करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था, मैंने असाइलम किया था अप्रैल में, तो मैंने खाली ये पूछना है कि मुझे उन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, डिसीजन, मतलब मेरा इंटरव्यू हो गया, डिसीजन नहीं आया अभी तक। तो लास्ट वीक मुझे बायोमेट्रिक की कॉल आई थी, उन्होंने मेरे से स्पेशल बायोमेट्रिक मांगा है। तो मैंने खाली ये पूछा था बायोमेट्रिक मांगने की रीजन क्या है, इसके बाद मुझे डिसीजन दे रहे हैं, पॉसिबल है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में डिसीजन मिल जाएगा, फिर स्टिल मुझे वेट करना पड़ेगा? और नंबर 2, एक और चीज पूछनी थी, मेरे काफी दोस्तों ने, काफी फैमिली ने मुझे बताया कि अक्सर बायोमेट्रिक के बाद वो ग्रांट कर देती है वीजा, इस बात में कितनी सदाकत है? थैंक यू वेरी मच। बायोमेट्रिक्स अब तो हर केस में हो रहे हैं, इसलिए बायोमेट्रिक्स जो है वो किसी एप्लीकेशन के होने या ना होने की दलील नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है और वो सबको पूरी करनी होती है। अगर आप नहीं देते तो आपको सिर्फ इसी सोल ग्राउंड पे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि आपने बायोमेट्रिक नहीं दिए, और वो आपके केस को मेरिट पे डिसाइड करने की बजाय जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके जो पावर्स हैं उनके तहत आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं और आपको नई सिरे से एप्लीकेशन करनी पड़ती है। जहाँ तक आपके साइलम के केस का ताल्लुक है, तो वो उस वक्त तक डिसीजन नहीं करते जब तक उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन ना हो या वो कॉन्फिडेंट हो कि आपको वीज़ा ग्रांट या आपको वीज़ा रिफ्यूज़ किया, जो भी आपकी जो ग्रांट है उसको रिफ्यूज़ किया जाए। तो अगर तो आपने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है तो उसकी बेस पे वो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो एक गुड डिसीजन आपकी फ़ेवर में या वो अपनी फेवर में करना चाहते हो, तो अगर उनके पास वो सारी एविडेंस है तो फिर तो आपका डिसीजन जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर केस वर्कर के पास स्टिल वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है या उसने अपना माइंड नहीं बनाया अभी मुकम्मल तौर पर केस को किस तरह से डिसाइड किया जाए, तो मुमकिन है फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इधर शेफ हूँ और 10 ईयर से रह रहा हूँ और ब्रिटिश सिटीजन हूँ, और मैं अपना अभी परिवार को और 3 बच्चों को इधर लाना चाहता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 18,600 का थ्रेशोल्ड वही होगा मेरे को जब मैं 3 बच्चे और अपनी बीवी को लाऊंगा, और ज्यादा होगा? और दूसरी बात, वहाँ से कोई इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ेगा मेरी बीवी के लिए या फिर इधर आके करना पड़ेगा? सर इनका बता देना जी। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। 18,600 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिंगल पर्सन के लिए कि अगर आप सिर्फ अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप
अपना बच्चों को भी बुलाना चाहते हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और मेरे ख्याल में वो तकरीबन 24,000 से 25,000 के दरमियान में है। अगर आप इतनी इनकम कमा रहे हैं तो आप अपनी बीवी और 3 बच्चों को ला सकते हैं। आपकी वाइफ को इंग्लिश का जो A1 का टेस्ट लेवल का टेस्ट है वो लाजमी पास करना पड़ेगा और उसके बगैर वो यहाँ पर नहीं आ सकती। प्लस आपको उनकी सपोर्ट और अकोमोडेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपके पास सूटेबल अकोमोडेशन है कुछ जहाँ पर आके वो रह सकती हैं। और डेफिनेटली अगर आप इनकम शो कर रहे हैं तो ये भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आने के बाद बर्डन ऑन स्टेट यानी पब्लिक फंड्स जो हैं वो नहीं लेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे इस वक्त एक कमर्शियल ब्रेक का शॉर्ट ब्रेक का टाइम है। वक्फे के बाद आपके जो सवाल हैं उनके दोबारा से जवाब देते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। वक्फे पे जाने से पहले मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा था। अगर आपको इमिग्रेशन के हवाले से या लिटिगेशन के हवाले से कोई सवाल करना तो आप हमें स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट कॉल पे कौन है। हेलो हेलो जी सर, मैंने पूछना था कि मेरी जो वाइफ है वो इटालियन है और मैं भी इटालियन, मेरे पास रेजिडेंट परमिट है। तो इस टाइम मैं विजिट वीज़े पे यूके में हूँ, तो मैं इधर मूव होना चाहता हूँ। तो मुझे मेरी वाइफ को उधर जाकर बुलाना पड़ेगा, इधर से कोई इधर बुला के अप्लाई कर दूँ मैं? ओके, आप दोनों यूके में हैं? नहीं, वाइफ मेरी इटली में है। आपकी वाइफ इटली में है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आपकी वाइफ को जो है वो यूके में मूव होना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। आप वहाँ से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और जैसे आप विज़िट पे आए हुए हैं तो यहाँ पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वाइफ का काम करना ज़रूरी है इस कैटेगरी में आने से पहले कि वो इटालियन है, उनको आने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जॉब करने पे भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने अगर वीज़ा लेना है तो उनको आपको उनका काम जो है वो शो करना पड़ेगा। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे इंडेफिनिट लीव मिली थी स्पाउस वीज़े पे 2011 में जनवरी में, ठीक है। और मुझे 2012 में मुझे काम पे थोड़ा पैसों का मसला बना था और मुझे कोर्ट से फाइन हुआ था, ठीक है। और मैंने वो फाइन पे ऑफ कर चुका हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं नेशनलिटी कब अप्लाई कर सकता हूँ मैं? ओके, फाइन किस चीज़ पे हुआ था? सॉरी, जो काम पे पैसों का मसला बना था। किस तरह का फाइन था ये? यानी फाइन हुआ था कि जो पैसे का मसला बना था ना वो मैंने किया था, तो मुझे उन्होंने फाइन किया था उस चीज़ पे। किसने फाइन किया था आप मुझे ये बता दें? कोर्ट से फाइन हुआ था या? जी कोर्ट से फाइन हुआ था। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा नहीं, पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है हम टीवी प्रोग्राम पे बहुत लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास कि क्लाइंट के पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या थे जिनकी वजह से उनको इन हालात से गुजरना पड़ा। तो अगर आप किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें और उनको एक्सप्लेन करें कि आपके वर्क पे कौन सी प्रॉब्लम थी, किस कोर्ट से आपको कौन सा फ़ाइन और किस कैटेगरी में हुआ है, तो वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं मतलब मेरे हस्बैंड के डिपेंडेंट बीजी पे हूँ। जी अब टीवी तो ना देखें। मुझे तो फिर उनका ये है कि उनके पास पहले 2009 में हमको 5 साल हो चुके थे। तो फिर हमने अप्लाई करा था ये स्टे के लिए, तो उन्होंने बोला कि बीच में तुम लोग 1 साल गैप आ गया क्योंकि फिर हम अपने कंट्री चले गए थे। जी हेलो जी बोलिए। तो फिर अभी हमको फिर उन्होंने बोला कि अब वो वाले पहले के साल आपके वैलिड नहीं है, तो उन्होंने फिर हमको 5 साल का वर्क परमिट दिया कि अब आप 2013 या में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर सॉलिसिटर को दिखाए तो कहते हैं नहीं आपका 14 फेब में होगा। तो फिर इसके लिए जैसे उनको अभी पहले तो इसोल चलता था तो अभी उनको नहीं चलता और उनका इंग्लिश भी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो फिर जैसे लाइफ यूके वो नहीं कर सकते, तो फिर कोई इसके लिए कोई और सोल्यूशन है? ओके, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि जब आप इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे तो आपको उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से वो चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक हम समझते हैं तो ये लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है ये चलेगा, तो आपको या आपके हस्बैंड को कोशिश करनी चाहिए कि वो लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर ले। जो बाकी जो टेस्ट थे जो इंस्टेड ऑफ लाइफ इन द यूके इस्तेमाल होते थे वो गवर्नमेंट ने तकरीबन जो 28 अक्टूबर से लास्ट इस ईयर से ख़त्म कर दिए हुए, तो आपको लाइफ इन द यूके तो जो है वो पास करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आपके हस्बैंड या आप जो है ना तो स्ट्रगल करके अगर उसको पास कर लें तो इस फॉर वंस इन लाइफ, और ये बेहतर भी है। यूके में आप रहते हैं, आपको इतनी काम भी आप करते हैं तो आपको इतनी इंग्लिश तो आती है कि आप लाइफ इन द यूके मेरे ख्याल में टेस्ट पास कर लें। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टेस्ट, आप ट्राई
ट्राई करें, आप हो जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इंडेफिनेट के तौर पे कोई गवर्नमेंट इन रूल्स को रिलैक्स कर देती है तो उसके बारे में अभी कुछ कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी और मेरे हस्बैंड की इंडेफिनेट स्टे है और मेरे हस्बैंड ने मुझे तो बुलाया था ना, तो अब नेशनैलिटी अप्लाई करना चाह रही हूँ। अगर मेरे हस्बैंड की नेशनैलिटी ना हो, मैं अकेले करूँ तो मैं कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल आप कर सकती हैं। इंडेफिनेट होने के बाद आपका जो स्पाउस है उसका वो इन्फ्लुएंस नेशनलिटी पे नहीं है जो इंडेफिनेट के वक्त होता है। तो इंडेफिनेट अपने नेशनलिटी जो है वो आप अपने राइट्स पे ले सकती हैं। आपको अपने हस्बैंड को साथ में ला के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो 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 जी, आपकी कॉल मिल गई है। हेलो जी, मुझे मशवरा करना था कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग छुट्टी पे गए थे इंडिया 1 महीने के लिए, और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी 7.5 महीने, और आते वक्त 1 दिन पहले मेरी वाइफ की डिलीवरी हो गई इंडिया में। अभी मसला ये था कि मुझे मेरे बच्चे को जैसे बन सके वैसे जल्दी लाना था यहाँ, और उसको मेडिकल कंडीशन था जिसे कहते हैं हाइपरसिपिलिस, और प्रॉब्लम ये थी कि पासपोर्ट, पहले उन्होंने ये कहा हमें कि आपको विदाउट पासपोर्ट हम लोग वीज़ा ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे जिससे आप जल्दी ट्रैवल कर सके। बाद में एंड टाइम पे उन्होंने बताया हमें कि आपको पासपोर्ट लाना होगा। हमने पासपोर्ट ला के उसे दिया। हमारे पास उन्होंने तकरीबन 1000 पाउंड के पास फीस भरवाई वहाँ पे सेटलमेंट की, और बाद में इंडेफिनिट रिमेन वीज़ा दी। तो मुझे ये पूछना था कि अगर मेरे बच्चे की यहाँ पे अगर डेफिनेटली वहाँ पे बोर्न हुआ, हम दोनों के पास इंडियन पासपोर्ट थे, उसको अगर ब्रिटिश में बनाना चाहूँ तो कब बना सकता हूँ यहाँ पे? जब आपका बेटा पैदा हुआ तो आपके पास इंडेफिनेट स्टे था? हाँ, मेरे पास इंडेफिनेट स्टे था, मेरी वाइफ के पास इंडेफिनेट स्टे था। जी, आप उनको थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आप उनको स्टेट वे जो है वो एज ए ब्रिटिश जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और उसके अलावा आप उनके लिए जो है वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उनके लिए आपको ऐसा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो अपना इंडेफिनेट जो है वो शो करना पड़ेगा। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक मशवरा करना था कि मुझे डिस्कशनरी लीव मिली है 3 साल की। हेलो जी जी बोले। अच्छा, 3 साल की डिस्कशनरी लीव मिली है, मुझे उसको रीन्यू करवाना है, तो इसके लिए मुझे इंग्लिश टेस्ट करना होगा या कि उसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपको डिस्कशन लीव में आपको इंग्लिश टेस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा जिस बेस पे आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी वो आप चेक कर लें कि वो कौन सी थी। बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें स्टिल जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन लीव में या ह्यूमन राइट की क्लेम में आती है। जैसे बच्चों की बेस पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिलती है तो उसमें आपको इंग्लिश का A1 का कोर्स करना पड़ता है। तो आप अपनी जो प्रीवियस लीव थी उसके हवाले से अगर आप किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें तो आपको बता सकते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन लीव की बेस पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक मशवरा करना है आपसे। मेरी वाइफ के पास इंडेफिनिट लीव है, तो उनको 30 साल हो गए हैं इधर। तो मैंने यहाँ शादी की थी, मेरा साइलेंट का एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर मैं मतलब जुडिशरी व्यू किया हुआ है अभी। तो अभी वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं सॉलिसिटर के अपना केस वापस लें। 1 साल होने वाला है अभी, मेरा जुडिशरी व्यू चल रहा है अभी। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी टीबी की, अभी ना 1 हफ्ता पहले की बात है। सॉरी, तो टीबी की कुछ बताया था डॉक्टर ने, आपको हो गया है। वो लेटर वगैरह दिया था, रिपोर्ट दी थी टीबी। उससे पहले फिर मुझे हमने वो जो ह्यूमन राइट्स में भी कोर्ट पर केस पेपर सबमिट कर दिए, कंप्लेन, उन्होंने वहाँ से भी एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया। तो मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही कि जुडिशरी भी पेंडिंग है, अभी ह्यूमन राइट्स में भी रजिस्टर्ड हो गया केस। तो ये प्रेशराइज भी कर रहे हैं अपना केस वापस लें। वाइफ के पास वाइफ की हेल्थ भी सही नहीं, वो काम नहीं करती। 1 साल हो गया तकरीबन, हेल्थ उनकी भी सही नहीं है, मुझे भी ये प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज मुझे एक मशवरा दें कैसे होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
एक तो ये पहली बात तो ये है क्योंकि आपके करीब सोलिसिटर एक्ट कर रहे हैं और आपके पास ज़रा एक केस हिस्ट्री भी है, तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आपने किसी अगर आप उस सोलिसिटर से बहुत हैप्पी नहीं है तो आप किसी करीबी और सोलिसिटर से रब्ता कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको बताएं कि क्या सिचुएशन है। एक एप्लीकेशन की पेंडेंसी की सूरत में आप नई एप्लीकेशन उस वक्त तक नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन जो है उसको विड्रॉ नहीं करते। जैसे आपने जुडिशल रिव्यू का केस डाला हुआ है तो होम ऑफिस को ये सोच डेफिनेटली वो ये देखें कि आपकी जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है तो उसका आउटकम जो है वो ज़रूर देखेंगे और मुमकिन है आपकी एप्लीकेशन को वो किसी स्टेज पे इनवैलिड करार दे दें कि जो आपने अपनी पेंडेंसी में दूसरी एप्लीकेशन की थी, क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन के ऊपर आप दूसरी एप्लीकेशन नहीं कर सकते जब तक कि उसके जो तमाम अपील राइट्स हैं जो वो या तो वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते या आपको अपील राइट मिलता ही नहीं है। तो या तो ये है कि आप अपनी जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन है उसको आप विड्रॉ करें और जो ह्यूमन राइट की अपनी नई फ्रेश एप्लीकेशन की है उसको आप फिर परसू कर सकते हैं। और अगर आप उस पर नहीं जाना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि आप होम ऑफिस से जो आपकी रिमूवल डायरेक्शन है वो ले सकते हैं और रिमूवल डायरेक्शन जब आएगी तो उसमें राइट ऑफ अपील आएगा और आप अपनी कोर्ट में इसको ले जाके अपने इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से और ह्यूमन राइट के हवाले से आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मैं 2010 में आया था इधर विजिट पर यूके में, तो 2011 में मैंने यूरोपीय नेशनल से शादी हुई। ओके। तो इसके तकरीबन साल के बाद केस डाला था 2012 में अगस्त में। ओके। तो नवंबर में वो उसका रिफ्यूजल आ गया था। पहले वही एक्नॉलेजमेंट आई थी काम की इजाजत है, उसके बाद नवंबर में वो फिर जवाब आ गया कि उन्होंने अपील का राइट्स दिया था लेकिन वो सोलिसिटर साहब जो वो बादशाह आदमी थे उन्होंने बताया ही नहीं मुझे। अच्छा। तो 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि रिफ्यूजल हो गया। तो उसके बाद से अब तक कोई मैंने दोबारा केस नहीं किया है, जमा नहीं करवाया कोई पेपर वगैरह ना। तो उसमें ऑब्जेक्शन ये था कि आप रह इधर हैं और शादी आपने पाकिस्तान से सर्टिफिकेट बनवाया, इधर इस्लामिक मैरिज का सर्टिफिकेट बना था जो ब्रिटिश कौंसल के दफ्तर से शादी रजिस्टर नहीं थी हुई। ओके। उसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? दोबारा मैं एप्लीकेशन नए सिरे से डालूंगा या उसी अपील का राइट्स दोबारा लूंगा उनसे? क्योंकि अपील का टाइम तो गुजर गया, वो 12 डेज का था, लेकिन मुझे सोलिसिटर ने बताया कि 3 महीने बाद मुझे पता चला। ओके। उसके लिए अब मुझे क्या करना? 2 सवाल हैं बेसिकली आपके, मैं कोशिश करता हूँ 1 बाय 1। एक तो पहला तो ये कि राइट ऑफ अपील के हवाले से है और दूसरा ये है कि आपके फ्रेश एप्लीकेशन जो है उसकी क्या पोजीशन बनती है। तो जैसे आपने खुद बताया कि आपको जो सोलिसिटर साहब थे उन्होंने आपको 3 माह के बाद बताया कि आपका डिसीजन आ चुका है। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो डिसीजन जो है वो जब तक आप पर सर्व नहीं होता या जब तक आपको मिलता नहीं है तो आपको जो आपका राइट ऑफ अपील है वो अराइज ही नहीं होता या वो आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि आपका ये डिसीजन जो रिफ्यूज़ल आ चुका है। तो अगर आप उस सोलिसिटर से हैप्पी नहीं है तो आप अपने किसी करीबी दूसरे सोलिसिटर से रब्ता कर सकते हैं और आप समझते हैं कि अगर आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है और आप उसको कोर्ट में जाके इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो आप उसकी बेस पे बेहतर आइडिया तो यही होता है कि फिर आप अपील करें और अपील में जाके अपना जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं आप कोर्ट को बताएं, जज को बताएं, तो वो उसमें आपके जो इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से और ह्यूमन राइट की बेस के पे आपका केस डिसाइड हो सकता है। जहाँ तक दूसरा तल्लक है फ्रेश एप्लीकेशन का, तो अगर आप समझते हैं कि अगर आपके पास जैसे आपने बताया कि शायद शादी रजिस्टर नहीं हुई थी और आपने इस्लामिक मैरिज की बेस पे किया था तो ये आपने पार्टनर के तौर पे किया होगा, तो पार्टनर में यूजुअली जो है 2 ईयर्स की जो है इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने 2010 में शादी की थी और उसके साथ आप साथ रह भी रहे हैं, तो अब ऑलमोस्ट इस 2011 में आपने मेरे ख्याल में शादी की थी, सॉरी 2011 में शादी की, तो अब 2013 गुजर चुका है, तो आपके 2 साल की जो पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप पूरी करते हैं। तो आप कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं और आप एक फ्रेश एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप जो भी आप किसी करीबी सोलिसिटर से अपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा के आप उनके साथ मशवरा कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान मैं 2004 में आया था इधर इस कंट्री में विजिट वीज़ा के ऊपर, फिर मैंने ओवर स्टे होगा 1 साल। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कैच किया, उसके बाद मैं डिटेंशन सेंटर गया, फिर मैंने एसाइलम के ऊपर एक केस डाला था। फिर 2009 के अंदर मेरा पूरा केस रिफ्यूज हो गया था और उन लोगों ने 1 साल के बाद फिर मुझे उन लोगों ने मेरी तस्वीर मांगी थी 2010 के अंदर। उसके बाद अभी तक उसका उन लोगों का मेरे का कोई रिप्लाई नहीं है
और उन लोगों ने मुझे अभी लास्ट ईयर उन लोगों ने फिर कैच किया था, फिर उन लोगों ने मुझे और साइन के ऊपर रख दिया था। तो अभी मुझे क्या करना है? मेरे पास सॉलिसिटर भी है और मेरे पास बैरिस्टर भी है, फिर अभी होम ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। वाई? उसका क्या रीजन क्या है? प्लीज आप मुझे बता सकते हो? हाँ, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि आपने खुद ही बताया कि आपके पास सोलिसिटर भी और बैरिस्टर भी हैं जो आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपको जो फर्स्ट इनिशियल एडवाइस है वो तो यही है कि आप उनसे रब्ता करें और वो जो भी आपको, क्योंकि वो आपको आपके केस के मेरिट के हवाले से, क्योंकि उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आपका केस क्या था, कौन सी इन्फॉर्मेशन है उनके पास, तो उसके बेस पे आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। जहाँ तक आपने आपका सवाल के हद तक जो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आपने दी है उसमें मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि आपने कोई फ्रेश एप्लीकेशन उनको नहीं दी तो दे आर होम ऑफिस इज़ नॉट बाउंड टू गिव एनी डिसीजन। जब तक आप उनको कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं करते, कोई नहीं उनको कोई जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के हवाले से आपको अपना केस नहीं डालते, तो आपको जो बाउंड नहीं है कि आपको बताएंगे जी साल के बाद वो आपके केस पे क्या करें। जहाँ तक तस्वीरें लेने का ताल्लुक है या आपसे इन्फॉर्मेशन लेने का ताल्लुक है, तो मुमकिन है ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि आप अभी यूके में हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, आपका स्टेटस क्या है। तो अपने सिस्टम को अपडेट करने के हवाले से तो मुमकिन है उन्होंने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ली हो, लेकिन एज सच क्योंकि आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं पड़ी हुई तो आपको डिसीजन कोई किसी तरह का भी को देने के लिए बाउंड नहीं है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले कॉल की थी, पहली दूसरी कॉल थी मेरी, वो लॉन्ग रेजिडेंस का मैंने क्वेश्चन किया था। उसमें से क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो ये पता करना था कि वो जो 10 साल लड़के ने गुजारे हैं, 7 साल उसके तो स्टूडेंट के, जो 3 साल उसने यूरोपियन लड़की के साथ शादी करके गुजारे हैं, उसके साथ अब नहीं रह रहा, ये जो 3 साल उसने दिखाने हैं, 10 टोटल पूरे करने हैं, 7 वाले को तो सारा सही है, जो 3 साल यूरोपियन के साथ शादी करके उसने गुजारे हैं, उस लड़की से अब इसका राब्ता नहीं है, तो क्या इसका ये काउंट होंगे 3 साल 10 साल में, और होंगे तो क्या लड़की के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे? वो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे सर? ये जरा क्वेश्चन मुझे आपसे एक दो सवाल सवाल करने हैं। हेलो थैंक यू। हेलो अच्छा, पहली बात ये क्योंकि आपने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हेलो 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 अच्छा मेरी बात सुनिए, जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था तो आपके पास लीव टू रिमेन थी? मेरे ख्याल में शायद कोई हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, उसमें जो आपने जब आपके दोस्त ने वीज़ा अप्लाई किया था तो 7 ईयर्स के बाद यूरोपियन नेशनल से शादी करते हुए, तो क्या उस वक्त उनके पास लीव टू रिमेन थी और उस एप्लीकेशन के नतीजे में उनको वीज़ा मिला था? उस वक्त तो लीव टू रिमेन उसकी थी, फिर उसके बाद वो चेंज हो गई थी, यानी कि उससे पहले वो स्टूडेंट था। वो मैं समझ गया हूँ, ठीक है। सॉरी आईजीएस पे था वो जो उसने वो यानी कि इलीगल किसी भी वक्त नहीं हुआ वो, ठीक है। उसने आईजीएस वो लीगल था, उसी दौरान उसने इस यूरोपियन लड़की से शादी की थी और फिर इसको 5 साल का वीजा मिला था जी, ठीक है। और फिर वो साथ रहे हैं तकरीबन साल डेढ़ तो साथ में रहे हैं। ओके, तो अभी उसको 10 साल हो गए हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि आपके पास ये साबित करना है कि आप 10 साल से यूके में हैं, किसी स्टेज पे आपका अगर ओवर स्टे नहीं हुए जैसे आपने खुद ही बताया तो ऐसा आपका जो पीरियड है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा इमिग्रेशन के हवाले से, तो आप 10 ईयर्स की कैटेगरी में अप्लाई करें। वो आपको ये नहीं पूछेंगे जी आप अब शादीशुदा हैं नहीं हैं, आपकी लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह के आपके सवाल करेंगे, क्योंकि आपके 10 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं लीगली यूके में रहते हुए, तो उसकी बेस पे आपको जो इंडेफिनिट स्टे है वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम सुहेल है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे मशवरा करना था। जी जी। वो ये कि मेरे यूके में तकरीबन 13 साल होने वाले हैं, तो जब मेरे 9 साल हुए थे तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था एक कॉलेज की वजह से। बहरहाल ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर 1.5 साल मेरा केस चलता रहा और उन्होंने हमें 3 साल का वीज़ा दे दिया। मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो अब ये कि अभी मेरा अप्रैल में दोबारा वीज़ा रिन्यू होने जाना है, लेकिन हमारे कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम इस तरह हुए कि वाइफ मैं मेन एप्लीकेंट था, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे थे, तो वो हमारी आपस में कोई सेपरेशन हो गई लास्ट ईयर नवंबर में। अब ये है कि मैं फिर कोई मेडिएशन हमारी हुई है एक हैरो काउंसिल से, तो अब ये है कि मैं सैटरडे संडे को बच्चों को देखने जाता हूँ, 2 घंटे के लिए लेके आता हूँ, लेके जाता हूँ। ये इस बात को 3-4 माह हो गए हमारी मीडिएशन को, लेकिन अभी तक हमारी सेपरेशन है। अब क्योंकि मैं अलग रह रहा हूँ, मेरी वाइफ जो बच्चे उसके पास हैं, तो मैं ये आपसे पूछना था कि अब कोई मेरा मेन एप्लीकेंट हूँ, तो मैं अपने बच्चों का अपने साथ अप्लाई करूँ या मेरे बच्चों का वाइफ के साथ जाएगा या मेरा अकेला जाएगा, तो मेरे वीज़े का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमें तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिला है। तो इस बारे में काइंडली मुझे जरा अगर कोई आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं फ़ोन पर ही हूँ। नहीं थैंक यू वेरी मच, आपके सवाल का शुक्रिया। अब
जो इस तरह की सिचुएशन है उसमें आप अगर आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो स्टिल अट्रैक्ट करते हैं कि आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपकी जो लीव एक्सटेंड की जाए, तो वो इस चीज़ पे नहीं करेंगे कि जी आपकी वाइफ से सेपरेशन हो चुकी है। वो मेरे पास इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई भी कि आपको जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको लीव मिली थी वो ग्राउंड्स क्या थी और आपका केस क्या था। अगर वो फैमिली की वजह से था तो मुमकिन है आपको कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पे हैं और उनके पास लीव भी मौजूद है या वो भी लीव अप्लाई कर रहे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको रिफ्यूज़ करेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस तरह के केसेस में, तो आप अपने किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता कर सकते हैं और उनसे आप जो तमाम जो केस है उसको बता के आप उनसे कोई अच्छी एडवाइस ले सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी आपकी कॉल मिल गई है। हेलो मेरे ख्याल में चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो कॉल कर लीजिए। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील साहब से सवाल कर सकता हूँ? जी बोले। जी मेरे बीवी ते 2 बच्चे 28 फरवरी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ बीवी ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ मतलब है कि और 2 साल का देन या के करन, लेकिन बच्चे 12-12 साल दे दो स्कूल जाते हैं, इंग्लिश समझते हैं, बोल लेंगे इन्हों 2 साल दे देंगे या कि इन्हों इंडेफिनिट देंगे। मैं हूँ फोन बंद करा तो टीवी से सुना या के करा? तुसी फोन बंद कर दो तो टीवी से सुन ले। तुसी फोन बंद करके टीवी से जवाब सुन लो। ओके जहाँ तक आपकी वाइफ का ताल्लुक है, जैसे आपने बताया कि उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट करने में या इंग्लिश का जो कोर्स है उसको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक ऑब्वियस सी रीज़न होगी कि उनको वो एक्सटेंशन देंगे रादर देन कि इंडेफिनिट दें। लेकिन क्योंकि आपके बच्चों पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो 18 साल से छोटे हैं तो उनको इंडेफिनिट मिल जाएगा। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे 2010 में रिफ्यूजी स्टेटस मिला था, तो अभी जो है ना मैं जब इस कंट्री में आया था मेरा एक छोटा भाई है, मेरा वो केस में मेंशन भी किया था, वो मैं लेके आ सकता हूँ या नहीं ले आ सकता हूँ इस कंट्री में? ओके थैंक यू वेरी मच। आपके भाई की उम्र क्या है? सॉरी आपके भाई की उम्र क्या है? इट्स अबाउट 13 years old। 13 ईयर्स। ओके थैंक यू वेरी मच। अगर वो 18 साल से छोटा, जैसे हमने बताया कि 13 ईयर्स है, तो आप ही उसके यानी उसको लुक आफ्टर करते हैं और वो आपके एप्लीकेशन में आपने उसको मेंशन भी किया हुआ है, तो आपको उसके लाने पे कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये आपने ये साबित करना है कि आप उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो आपका डिपेंडेंट है फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और बाकी जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं वो भी आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पे बुला सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी सर, मेरा अमेरिकन नेशनल है, मैं अमेरिकन नेशनल के हूँ और 5 years मेरे गुजर चुके हैं। अब 5 years मेरे पास फैमिली परमिट है। मेरी शादी को 3 साल गुजर चुके और सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मेरी अभी डाइवोर्स चल रही है और अभी डाइवोर्स एब्सोल्यूट मुझे मिल जाएगी, तो क्या मैं पाकिस्तान जाके दूसरी शादी कर सकता हूँ और अपने स्पाउस को बुला सकता हूँ? क्योंकि मैंने सुना है कि आप जब आपकी शादी टूट जाए और डाइवोर्स आपकी हो जाए तो आप डायरेक्ट किसी को नहीं बुला सकते। तो ये मेरा क्वेश्चन करना है कि मेरे अभी तो 3 साल गुजर चुके हैं ऑलरेडी, तो डाइवोर्स मेरे भी हो जाएगी, तो पाकिस्तान जाके मैं किसी वाइफ को दोबारा स्पॉन्सर कर सकूँगा? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अभी जो है ना अपनी यूरोपियन नेशनल की फैमिली परमिट पे हूँ। अच्छा थैंक यू वेरी मच, आपके सवाल का शुक्रिया। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप यहाँ से डिवोर्स लेके पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे शादी करके आप अपनी स्पाउस के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप अभी तक स्टिल डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं और आप डिपेंडेंट जो है वो एक फर्दर डिपेंडेंट को नहीं ला सकता, तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा पहले अपने केस के सिलसिले में। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो
अगर आपके पास आप जब आपका इंडेफिनेट हो जाए तो आप उसके बाद शादी कर सकते हैं। डिवोर्स आपकी जैसे आपने बताया कि होने वाली है, एब्सोल्यूट डिग्री आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप जब इंडेफिनेट हो जाए तो बेहतर आपके लिए ऑप्शन यही होगा कि आप उसके बाद अपनी जो शादी पाकिस्तान में या कहीं पे भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अपनी वाइफ को बुला सकते हैं। उसके अलावा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंडेफिनेट मिलता है तो आप यूरोपियन नहीं होंगे, आप ब्रिटिश हो जाएंगे, और ब्रिटिश के हवाले से आपको 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है वो भी है, और बाकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज की हैं और वो भी आपको मीट करनी पड़ेंगी। जी नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर आपको सवालों का जवाब ना मिल सका तो आपको स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा, आप इस पे हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके पास बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स है तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपनी क्वेरी के साथ हमें इस ईमेल एड्रेस पे भिजवा सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी मुमकिन हो आप इन ईमेल्स का जवाब दे सकें। इसके अलावा हम एवरी वीक आपके पास प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें नेक्स्ट वीक में कॉल करके दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।